नमस्कार साथियों, आप सभी का नोबल एग्जाम सिटी के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एसके कुशवाहा और आप देख रहे हैं नोबल एग्जाम सिटी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की क्लास जो है 31 तारीख को होने वाले यूपी लेखपाल की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन लाइव सोल्यूशन करने वाले हैं। जी हाँ, 100 क्वेश्चंस। देखिए, आपको बने रहना है और किस प्रकार से क्वेश्चंस आने हैं इसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा और किस क्वेश्चन को किस प्रकार से आपको सोल्यूशन करना है उसका भी आपको अंदाजा लग जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी की क्लास को। और क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जरूर मिल जाए। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है, इसका जो है यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हल करना और कोशिश करेंगे कि 1 से 1.25 घंटे में ये पूरा पेपर हमारा 100 क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो चलिए कैसे करेंगे, किन प्रश्नों में ज्यादा समय लगता है और उन ज्यादा समय के प्रश्नों को कैसे हम जल्दी से हल करें, ये चीजें हम सारी बेसिक चीजें यहाँ पर समझेंगे और प्रश्न को हल भी करते चलेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, कह रहा है कि देवव्यर्पी, ठीक है, क्या कह रहा है, देवव्यर्पी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर जो आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए 4 ऑप्शन है तो क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, देवी प्लस अर्पित। क्या हो जाएगा, देवी प्लस अर्पित हो जाएगा। छोटी ई या बड़ी ई के बाद, ठीक है, क्या हो जाए, यदि छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए, क्या आए, भिन्न स्वर आए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कौन सी संधि होती है, क्या होती है, जड़ होती है। ठीक है, तो आपने संधियां तो पढ़ी होंगी, इसीलिए यहां पर देखो या बन गया, ठीक है, या बन गया है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, यड़ संधि होगी। इसलिए सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहां पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि हुक्का पानी शब्द में कौन सा समास है। हुक्का पानी, देखिए समास के बारे में आप देखो, समास तो पढ़ लेना, कम से कम 2 या 3 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो जरूर है, 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा समास से आपका। तो हुक्का पानी शब्द में कौन सा समास है। देखिए यहाँ पर लोप किस कारक का लोप है, यदि हम यहाँ पर देखें एक तरीके से तो हुक्का और पानी, इसको हम क्या कह सकते हैं, हुक्का और पानी कह सकते हैं। तो यहाँ पर और जहां पर हो यानी कि दोनों पद जो हैं क्या हो, प्रधान हो, तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। इसलिए सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। ठीक है, तत्पुरुष समास आपने पढ़ा होगा, बहुब्री पढ़ा होगा, द्विगु समास पढ़ा होगा। द्विगु समास क्या होता है, जिसमें प्रथम पद जो है संख्यावाचक हो, ठीक है, प्रथम पद क्या हो, संख्यावाचक हो। बहुब्रीहि समास क्या होता है, ये लगभग कर्मधारय जैसा होता है, लेकिन ये क्या करता है, किसी तीसरे की ओर सूचित करता है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। तत्पुरुष में क्या होता है, कारक चिन्हों का लोप होता है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास आ जाएगा। ये आपको बनने चाहिए, पढ़ लेना आप। अव्ययीभाव समास बहुत अच्छे से पढ़ लेना, हिंट दे रहा हूं, अव्ययीभाव का जरूर आपका एक क्वेश्चन जो है यहाँ पर आ जाएगा। अपने आंसर सभी कमेंट करके माध्यम से बताते जाएं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोटे छपे अक्षर की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। ठीक है, तो यहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, अनुरूप। कह रहा है कि अवसर के अनुरूप बदलना नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, अनुरूप का शुद्ध वर्तनी जो है वो क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए। तो देखिए यहां पर देखिए अनुरूप, तो छोटा नु है और यहां पर बड़ा रू होना चाहिए। अनुरूप कैसे लिखा जाता है, अनुरूप, ठीक है, बड़ा रू होना चाहिए, अनुरूप इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसलिए सही आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि अक्षत शब्द का बहुवचन क्या होगा। अक्षत शब्द का बहुवचन क्या है, जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताते जाना है। अक्षत शब्द का बहुवचन रूप क्या होता है। ठीक है,
अच्छत शब्द का जो बहुवचन होता है वो अच्छत ही होता है, अर्थात इसमें एक वचन और बहुवचन सेम रूप होता है, इसलिए आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। जहां अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके माध्यम से जरूर बता दें। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा भील शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। भील शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएं दोस्तों। भील शब्द का स्त्रीलिंग शब्द, ऑप्शन ए भीली है, भिलाई है, भीलनी है या भिलनी है। ठीक है, उच्चारण भी आप बहुत अच्छे से करिए, उच्चारण करेंगे तो आधा तो मटेरियल हिंदी का वहीं से सॉल्व हो जाता है। तो भील का यदि पुरुष व्यक्ति को हम भील कहेंगे तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भीलनी हो जाएगा। क्या होगा, भीलनी। इसलिए आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्दों का चयन करना है। यहां पर आपको 4 दिए गए हैं शब्द, इसमें से तत्सम शब्द क्या है ये आपको बताना है। अर्पण दिया गया है, कपूर दिया गया है, घड़ी दिया गया है और जेठ दिया गया है। ठीक है, तो देखिए समझिएगा यहां से। तो इस शब्द का जो अर्पण है, ठीक है, अर्पण ये क्या है, तत्सम शब्द दिया गया है। ठीक है, क्या है, तत्सम है। अब यहां पर यदि हम बात करें कि ये कपूर तो क्या हो गया, तद्भव हो गया, घड़ी भी तद्भव है, जेठ भी तद्भव है। तो कपूर का तत्सम क्या होगा, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, ये तद्भव है और इसका जो तत्सम होगा क्या हो जाएगा, कर्पूर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कर्पूर। याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है ये। घड़ी का क्या होगा तत्सम, घड़ी का तत्सम हो जाएगा घटिका। क्या हो जाएगा, घटिका हो जाएगा। और जेठ का तत्सम क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ। क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ हो जाएगा। तो ये तत्सम शब्द आपके दिए गए हैं। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, कह रहा है, साफ ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको। ठीक है, चलिए, आई होप अब साफ दिख रहा होगा आपको। कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए वाक्य में कुछ भाग में त्रुटि है, त्रुटि वाले जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी को चुनिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी का चुनाव कीजिए। ठीक है भाई, कह रहा रेडियो का आविष्कार, रेडियो का आविष्कार। हमने देखो जल्दीबाजी में क्या पढ़ा, रेडियो का आविष्कार, लेकिन देखा नहीं ध्यान से कि यहाँ पर की लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ रेडियो की आविष्कार किसने किया, तो भाई रेडियो का आविष्कार हो जाएगा। वस्तु के लिए हम कह रहे हैं तो रेडियो का, क्योंकि रेडियो पुल्लिंग। ठीक है, तो रेडियो का होना चाहिए। तो यहाँ पर किस पार्ट में गलती है, आपका ऑप्शन नंबर बी पार्ट में गलती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। यष्टि, गोरा, काक, उपल। कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताएं आंसर आप। तद्भव शब्द का आपको विकल्प का चूज करना है। तद्भव, देखिए तद्भव शब्द है यहां पर गोरा। क्या है, गोरा। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तद्भव शब्द क्या है, गोरा। देखिए यष्टि क्या है, तत्सम है। यष्टि का तद्भव जो रूप होता है वो होता है छड़ी। याद रखना, ये भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, क्या होता है, छड़ी होता है। काक का तद्भव रूप होता है कौवा। क्या होता है, कौवा। और उपल का तद्भव रूप होता है ओला। क्लियर है साथियों, ये हो जाएगा क्या, ओला। तो यष्टि का तद्भव हो गया छड़ी, काक का हो गया कौवा, उपल का हो गया ओला। क्लियर है ना, चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है आपका दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका दांत खट्टे करने का तात्पर्य होता है परास्त करना। किसी को क्या करना, परास्त करना। ये आपका सही आंसर यहां से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना। अब बात करते हैं अगर गुस्से में देखना हो, गुस्से में देखना हो के लिए मुहावरा क्या हम यूज करेंगे गुस्से में देखने के लिए, तो गुस्से में देखने के लिए हो जाएगा आंखें दिखाना। क्या हो जाएगा, आंखें दिखाना। ठीक है, अब दुर्वचन कहने का तात्पर्य क्या होता है, दुर्वचन कहने का तात्पर्य होता है अंगारे उगलना। कहते नहीं आग उगल रहा है वो ना, तो अंगारे उगलना। ठीक है, अंगारे
उगलने का तात्पर्य होता है दुर्वचन कहना, अंगारे उगलना। और एक यहाँ पर दिया है बहाने बनाना, तो बहाने बनाने का मुहावरा होता है अगर मगर करना, अगर मगर करना, ये बहाने बनाने का है। परास्त करने का आपको दिया गया है कि दांत खट्टे करना होता है। ठीक है, ये यहाँ पर आपने चारों पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है, एक अनार 100 बीमार, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट के माध्यम से। एक अनार 100 बीमार, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आवश्यकता की अपेक्षा अत्यल्प या अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी, एक बुराई के ऊपर दूसरी बुराई का होना, या सर्वदा लाभ ही लाभ होना। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर, हाँ मुझे पता है कि आप लोग जो है ऑप्शन नंबर ए को प्रेफरेंस कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सही आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी। क्या होगा? अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी, ये हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें कि आवश्यकता की अपेक्षा अत्यल्प, यानी कि बहुत ज्यादा चाहिए था बहुत कम है, तो इसके लिए मुहावरे का उचित प्रयोग कौन सा होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। क्या हो जाएगा? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। क्लियर है? अगर हम बात करें अल्प वस्तु के अधिक प्रत्याशी, तो यहां पर एक वस्तु है और उसको चाहने वाले 1000 हैं या कई हैं, तो यहां पर आपका आ जाएगा एक अनार 100 बीमार। अगला है एक बुराई के ऊपर दूसरी बुराई का होना, तो एक इसका मुहावरा होगा एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। ये आपने पढ़ा होगा, एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये हो जाएगा एक बुराई के ऊपर दूसरी बुराई होना। ठीक है, सर्वदा लाभ ही लाभ, इसका मतलब क्या होता है? इसका तात्पर्य सीधा सीधा मुहावरा प्रयोग करेंगे तो आम के आम गुठलियों के दाम, ये हो जाएगा सही आंसर। क्लियर है ना? आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 100 क्वेश्चन निपटाने हैं, अभी 10 क्वेश्चन हुए हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपका, कह रहा है कि कटक का एक अर्थ कांटा होता है, अनेक अर्थ शब्द क्या होगा? दोष, तेज, कर्तन या कटी? चलिए जल्दी से बताइए। तो यहां पर देखिए दोस्तों सही आंसर आपका हो जाएगा दोष। क्या हो जाएगा? दोष आपका यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, कटक का अर्थ क्या होता है? दोष। कंटक का मतलब कांटा भी होता है, दोष भी होता है। देखिए अनेकार्थी शब्द यहां पर हम पढ़ रहे थे, अनेकार्थी में और कुछ मैं कंटक के बता देता हूं। ठीक है, कंटक के और अन्य शब्द बता देता हूं। एक होता है विघ्न। क्या होता है? विघ्न। विघ्न कंटक का ही अर्थ होता है, मतलब अनेक अर्थ निकाल सकते हैं इससे। और कीलक अनेकार्थी शब्द भी इसी का होता है। ठीक है, इसके बाद कील, ये भी आपका हो जाएगा कांटा। ठीक है, कांटा आपका दिया गया है। दोष, दोष आपका आंसर में दिया गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपका हो जाएगा। क्लियर है साथियों? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, उरु का एक अर्थ जांग होता है, अनेकार्थी शब्द क्या होगा? उरु का एक अर्थ तो जांग है, तो उठा हुआ, श्रेष्ठ, बादल या लोप क्या होता है? चलिए, तो यहां पर उरु का अर्थ क्या होता है? उरु का अर्थ साथियों होता है जांग। उरु का अर्थ क्या होता है? जांग। और अनेकार्थी शब्द में यहां पर आपका श्रेष्ठ भी हो जाएगा। दूसरा अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ भी होता है। और एक तीसरा अर्थ भी होता है विशाल, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं? विशाल कहते हैं। ठीक है, उठा हुआ में क्या आ जाएगा? उठा हुआ के अन्य अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे उच्च। क्या हो जाएंगे? उच्च हो जाएंगे। एक हो गया उच्च, दूसरा हो गया जोर का। क्या हो जाएगा? जोर का। और तीसरा हो जाएगा बड़ा। यहां पर ये अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अगला है बादल। ठीक है, बादल। तो बादल का जो हम कर सकते हैं अनेकार्थी शब्द में उर्णक, क्या उर्णक। ठीक है, क्या कर सकते हैं? उर्णक और भेड़ा। क्या कर सकते हैं? उर्ण और भेड़ा। लोप का क्या कर सकते हैं? लोप का कर सकते हैं उड़ा, कमी और घटा या घाटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर मैंने पहले बता दिया था। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा श्रेष्ठ होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। कह रहा मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं। मछली शब्द का पर्यायवाची शब्द, 4 ऑप्शन दिए हैं, धात्री, सफरी, घामा या शकुंत। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए, तो यहां पर सही आंसर आपका दोस्तों हो जाएगा सफरी। मछली का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? सफरी। इसके अन्य शब्द
पर्यायवाची शब्द मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सफरी का जो अन्य जैसे मछली हो गया, इसको हम क्या कह सकते हैं, मकर भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, मकर कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं। ठीक है, मीन भी हो जाएगा। और क्या कह सकते हैं, मत्स्य हो जाएगा, मत्स्य। ठीक है, और क्या हो जाएगा, जल जीवन। ये सभी क्या है, मछली के पर्यायवाची शब्द है, जल जीवन। क्लियर है ना। और अगर हम बात करें धात्री, धात्री के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, माता, जननी, मां, प्रसू, मैया, महतारी, माई। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये हो जाएंगे धात्री यानी माता के पर्यायवाची शब्द। अगर हम बात करें भामा, भामा के पर्यायवाची शब्दों की बात करें तो भामा का होता है स्त्री, औरत, महिला, नारी, अबला। ठीक है, ये हो जाएंगे भामा के। और शकुंत के क्या होंगे, शकुंत का देखिए बहुत पूछा जाता है दोस्तों। शकुंत के हो जाएंगे खग, चिड़िया, परेवा, पंछी, नभचर। और पंछी के तो सारे बहुत सारे हैं, आप पढ़ सकते हैं, अडग, बिहग, ये सारे क्या हैं, ये आपके शकुंत के पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। क्लियर है साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भूतकाल है, किस वाक्य में भूतकाल है, ये बता रहा है। वर्षा हो रही है, नौकर आया है, मैं इलाहाबाद में पढ़ता हूं, शायद आज वर्षा हो, शायद आज वर्षा हो। तो देखिए यहां पर जो सही आंसर होगा, क्या कह रहा है, वाक्य में भूतकाल है। तो यहां पर भूतकाल में सीधा सीधा दिख रहा है कि मैं इलाहाबाद में पढ़ता था, मैं इलाहाबाद में क्या करता था, पढ़ता था। भूतकाल की बात है, अब तो नहीं पढ़ रहा ना, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वर्षा हो रही है, वर्षा हो रही है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। नौकर आया है, नौकर आया है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। शायद आज वर्षा हो, कब की बात कर रहा है, भले ही आज की बात कर रहा है लेकिन भविष्य की तो है, थोड़ा सा टाइम ही आगे है, तो यहां पर हो जाएगा आपका भविष्य काल। क्या हो जाएगा, भविष्य काल। क्लियर है साथियों, तो ये आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि वैभव का विलोम शब्द छांटिए। वैभव का विलोम शब्द पूछ रहा है। चलिए वैभव का जो विलोम शब्द है दोस्तों क्या हो जाएगा, वैभव का मतलब सुख शांति और अमीर भी होता है, धन ऐश्वर्य धन दौलत होता है। तो इसका जो पर्यायवाची हो, सॉरी विलोम शब्द होगा, वो क्या हो जाएगा, दारिद्र्य हो जाएगा। दारिद्र्य का तात्पर्य होता है निर्धन। ठीक है, दारिद्र्य का तात्पर्य क्या होता है, निर्धन होता है। तो वैभव के हम यहाँ पर पर्यायवाची देख लेते हैं। वैभव के क्या देख लेते हैं, पर्यायवाची। ठीक है, इसके बाद इन तीनों के विलोम शब्द देख लेंगे। ठीक है, तो गरीबी को तो आप जानते होंगे, गरीबी का अमीरी होता है, दुख का सुख हो जाएगा, विचलित का अविचलित हो जाएगा। अब वैभव के पर्यायवाची हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो वैभव के पर्यायवाची है ऐश्वर्य। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऐश्वर्य, धन दौलत, धन दौलत, सुख शांति। सुख शांति का मतलब भी वैभव होता है, जरूरी नहीं कि धन से ही हो। ठीक है, सुख शांति और शान शौकत। शान शौकत भी किसका पर्यायवाची है, शान शौकत। शान शौकत भी पर्यायवाची है वैभव का। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जिसको त्याग दिया गया हो। जिसको त्याग दिया गया उसको क्या कहेंगे, त्याज्य कहेंगे, त्यक्त कहेंगे, तटस्थ कहेंगे या तत्पर कहेंगे। चलिए तो इस क्वेश्चन देखिए, त्याज्य का मतलब क्या होता है। त्याज्य का मतलब होता है जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे क्या, जिसे त्याग देना उचित हो, वो क्या होगा, त्याज्य कहलाएगा। ठीक है। अब त्यक्त का मतलब क्या होता है, त्यक्त का मतलब होता है
जिसे त्याग दिया गया हो, मतलब त्याग दिया गया हो तो यहां पर क्या हो जाएगा, त्यक्त हो जाएगा। तटस्थ का मतलब क्या होता है, विवाद से अलग रहने वाला। तटस्थ का मतलब क्या होता है, विवाद से अलग रहने वाला, विवाद से अलग रहने वाला। क्लियर है। तत्पर, जो किसी कार्य हेतु सर्वदा उद्यत रहता हो तो उसको क्या कहते हैं, तत्पर कहते हैं। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो व्यक्ति सांसारिक विषय भोग से रहित हो उसको क्या कहते हैं। सांसारिक, कि यदि हम पर्यायवाची शब्द देखें तो इसका मतलब बेसहारा, लाचार, क्या हो जाएगा, बेसहारा, लाचार, अनाथ, मजबूर, ये सब किसके होते हैं, निरीह के पर्यायवाची शब्द। निशीथ का मतलब होता है रात्रि के मध्य का भाग, ठीक है, रात्रि के मध्य भाग का, क्लियर हो जाएगा, मध्य रात्रि का समय। निर्बल, निर्बल का मतलब जिसके पास शक्ति का अभाव हो उसको निर्बल कहेंगे। और निडर का मतलब क्या होता है, जो किसी से न डरे, तो आप जानते होंगे। तो निशीथ और निरी आपको कंफर्म हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो दिया गया है वो कह रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य का चयन करना है भैया आपको। सिंपल सी बात है यार, इनको पढ़ लोगे आप निकल आएगा। देखो, मकड़ी जाला बुनते हुए बना रही है, यहाँ बुनते हुए भी कर लिखा है और बना भी रही है लिखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। मकड़ी जाला बुना रही है, बुना रही नहीं होता है, ये भी गलत हो जाएगा। मकड़ी जाला बुन रही है, ये है आपका ठीक लग रहा है। मकड़ी ने जाला बुन रही है, ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर ने गलत है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, दिए गए अवतरण का उचित शीर्षक क्या है। देखिए शीर्षक दिया गया क्या था, वहां से आपको क्या करना था, ये आपको देना, ठीक है। तो पैराग्राफ जो है हम यहाँ पर छोड़ देते हैं, पैराग्राफ की क्वेश्चन। चलिए सारे पैराग्राफ के हैं। अब यहाँ पर आ गया, कह रहा है कि असंगत पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए। असंगत, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, असंगत पर्यायवाची युग्म का चयन कीजिए। त्योहार का मतलब जलसा, बिल्कुल पर्यायवाची शब्द है, सही है। आगे कह रहा है एकांत का मतलब सूना, सही है। अंगराज देवदारू, अंगराज देवदारू, ठीक है। मदद उपकार, ये भी सही है, तो गलत कौन हो जाएगा, यही हो जाएगा अंगराज, ठीक है। अंगराज के पर्यायवाची आप सभी को पता ही होंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहां पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये अलग हो जाएगा। देखिए अंगराज के अगर पर्यायवाची आप देखना चाहें तो मैं पर्यायवाची बता देता हूं। कर्ण होता है, सूतपुत्र होता है, ठीक है, राधेय होता है, कौंतेय होता है, ये आपको पता ही होगा। इसके बाद देवदारू के आपको बताए दे रहे हैं। देवदारू का होता है मंदार, देवदारू के पर्यायवाची लिख लीजिएगा, मंदार, पारिजात, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पद्रुम, ठीक है। और होता है सुरद्रुम, क्या होता है, सुरद्रुम। और होता है कल्पतरु, क्या होता है, कल्पतरु। तो ये सब किसके हैं, देवदारू के हैं। अगला क्वेश्चन आपका हिंदी का लास्ट है, कह रहा है इनमें से अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होता है। अभियुक्त का विलोम पूछ रहा है, गरल, ऐहिक, आनंद या अभियोगी, ठीक है। तो देखिए अभियुक्त का विलोम शब्द क्या होता है, अभियोगी होता है, ठीक है। अभियोगी का अर्थ क्या होता है, फरियादी। अभियोगी का तात्पर्य क्या होता है, फरियादी। और अभियुक्त का मतलब क्या होता है, दोषी या आफत जिसको कह सकते हैं, ठीक है। आक्रांत जिसको कह सकते हैं, जिसने जुर्म किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब गरल का पर्यायवाची, गरल का विलोम शब्द क्या होता है, गरल का देखिए मतलब होता है जहर, ठीक है। तो यहाँ पर गरल का पर्यायवाची हो जाएगा अमृत, क्या हो जाएगा, अमृत। ऐहिक का जो होता है वो होता है पारलौकिक, क्या होता है, ऐहिक का पारलौकिक होता है, ऐहिक का पारलौकिक। आनंद का क्या होता है, शोक, आनंद का क्या हो जाएगा, शोक।
ठीक है। और यहाँ पर अभियुक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अयुक्त का हो जाएगा अभियोगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब यहाँ पर हिंदी के दोस्तों आ गए, ठीक है, हिंदी के क्या आ गए, सॉरी मैथमेटिक्स के आ गए। अब यहाँ पर मैथमेटिक्स करेंगे। देखिए हमने हिंदी में 25 मिनट लगा, 1 मिनट में समझाने में लगा है, समझाने में आपको इतना समय लग गया, अदरवाइज जो है आप जल्दी जल्दी लगाते जाएंगे तो कोई टेंशन जो है आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखते हैं मैथ के क्वेश्चन हैं। कह रहा है कि 9 छात्रों के अंक 92, 84, 75, 115, 99, 129, 119, 72, 100 इनकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका ज्ञात करने के लिए देखिए, अगर आपने मेरी माध्यिका की क्लास देखी हो, नहीं देखी हो तो सर्च कर लीजिएगा माध्यिका एसके सर करके, ठीक है, मीन मीडियन मोड करके एक चैप्टर में डला हुआ है, यूपी SSSC ASO की जब मैंने क्लास ली थी। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आरोही क्रम में लिखेंगे। इनको क्या करेंगे, आरोही क्रम में जो प्राप्तांक है लिख लेंगे। तो सबसे पहले जो है सबसे छोटा क्या हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पर 72 लिख लिया। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 72 के बाद आपका अगला है 75, तो यहाँ पर हम 75 लिख लेंगे। यहाँ 75 काटते जाएंगे, 75 कट गया, 72 कट गया। इसके बाद क्या है उससे बड़ा आपका 84 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 84। 84 के बाद कौन सी संख्या आएगी, 92 आएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे 92। इसके बाद हम उससे बड़ी संख्या क्या है, 92 से बड़ी 99 है, तो 99 को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। इसके बाद क्या है 109 है, तो 109 को लिख लेते हैं। इसके बाद 119 और इसके बाद 115 है, तो 115 को लिख लिया। इसके बाद 119 है, 119 लिख लेंगे। और इसके बाद 129 है। 9 संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गई। अब देखिए अगर गिनती में 9 संख्याएं विषम पद हैं, पद विषम हो तो ठीक बीच की संख्या ही माध्यिका होती है। ठीक बीच की संख्या कौन सी हो जाएगी, 99 हो जाएगी। 4 इधर 4 इधर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी माध्यिका, अर्थात क्या हो जाएगा 99 आपका सही उत्तर हो जाएगा। हाँ अगर आपकी पदों की संख्या क्या होती, मान लीजिए 10 होती, यहाँ पर एक संख्या मान लीजिए और होती, तब क्या करते आप, तब आप देखो क्या करते, 5 में देखो 10 संख्या है ना, 10/2, ठीक है, 10/2 वे पद का मान, यानी क्या हो जाएगा 5 और 6, 5 आ जाएगा ना, 1 2 3 4 5, यानी इसका मान और इसका मान, ठीक है, इसका मान और इसका मान दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देते तो आपकी माध्यिका आ जाती। क्लियर है ना। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि यदि त्रिभुज की 3 भुजाएं 11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर हो तो दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर देखो विषम बाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, मान लीजिए इनकी लंबाई एक की ए है, एक की बी है, एक की सी है। ठीक है, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल ए बराबर कितना होता है, क्षेत्रफल ए बराबर होता है एस अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, अब एस की वैल्यू क्या होती है, एस की वैल्यू होती है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, ये होती है एस की वैल्यू। तो यहाँ पर तीनों को हम जोड़ देंगे, यहाँ 11 12 और 13 है। ठीक है, तो 11 प्लस 12 प्लस 13 बटे में कितना हो जाएगा 2, इनका योग कितना हो जाएगा 3 2 5 1 6। ठीक है, 3 2 5 1 6 और यहाँ पर 2 1 3 36 बटे कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो 12 18 दूना 36 कितना हो जाएगा 18। तो चलिए एस की वैल्यू यहाँ पर आपकी हो गई 18। अब समझते जाएगा ध्यान से, 18 18 माइनस क्या हो जाएगा 11, 18 माइनस हो जाएगा 12, यानी प्रत्येक भुजा को हम घटाते जाएंगे, 18 माइनस हो जाएगा 13। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हल करते हैं, ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है, 18 में 11 चले जाएंगे कितना बचेगा 7, 18 में 11 चले जाएंगे कितना बचेगा 7। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर 18 में 12 चले जाएंगे कितना बचेगा 6, 18 में 13 चले जाएंगे कितना बचेगा 5। अब इसको हल कर दीजिए यार, सिंपल सी बात है, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, 9 गुणे 2 लिखा है। ठीक है, गुणे 7 गुणे 2 गुणे 3 लिखा है, गुणे में 5 लिखा है। अब हम किसको किसको बाहर निकाल सकते हैं, 9 बाहर निकलेगा तो कितना आ जाएगा 3 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 1 2 ये है, 1 2 ये है, तो ये भी आपका बाहर आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अंदर क्या बचा 7 पन्ना 35, 35 पिया 105, अंदर क्या बचा 105। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा 3 गुना 6 अंडर रूट 105। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर है और आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल आपको बताना है। जल्दी से देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले आप डायग्राम बनाइए। आयत आपका लिखा हुआ है,
यहाँ पर देखिए आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर, हमने 7 मान लिया। विकर्ण कह रहा है कि 25 सेंटीमीटर, तो विकर्ण हमने क्या कर लिया 25 सेंटीमीटर का बना लिया। अब आपको बताना है कि अगर आपको देखो आयत का निकालना है तो क्या निकालोगे, लंबाई गुणा चौड़ाई निकालोगे। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई निकालते हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई के लिए हमारे पास लंबाई या चौड़ाई नहीं, लेकिन ये विकर्ण तो है, तो ये क्या बन जाएगा, यदि हम इसकी बात करें, ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो ये क्या है, ये भाई समकोण त्रिभुज है ना, एक तरीके का है ना। तो आपका लंब दिया है, कर्ण दिया है, आपको आधार निकालना है, सिंपल सी बात है, तो निकल आएगा यार आधार, कैसे चाहे लंब निकाल लो। तो सीधी सीधी बात है, आप कैसे निकालोगे इसको। यहाँ पर अब देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर, यानी लंब का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर हल कर देंगे और अंडर रूट निकाल देंगे। इनका 25 का होता है 225, 25 का कितना हो जाएगा 225, सॉरी 25 का स्क्वायर 625 होता है यार, एक मिनट, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा, माइनस 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसको आप घटा दीजिए, घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 6 15, कितना हो जाएगा 9 6 15 हो जाएगा। ठीक है, 9 6 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 7 कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पर बचेगा क्या 5, 576 किसका स्क्वायर होता है 576, 576 होता है 23 का स्क्वायर, किसका होता है 23 तो क्या 24 का होता है, किसका होता है 24 का, 24 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24। अब इसका क्षेत्रफल यार निकालना है, इसका लंब जो है 24 आ गया और 7 आपका लंबाई थी, तो 24 गुणा 7 कर दीजिए, लंबाई गुणे चौड़ाई हो गया, 7 चौको कितना हो जाएगा 7 चौको 28, 7 दूनी 14 15 16, अर्थात 168 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या है, यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु, समझिएगा कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को लगा देंगे विद इन 10 सेकंड। यदि एक परिवार द्वारा उपभोग की जाने वाली किराने की वस्तु के क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस किराने की वस्तु पर आय व्यय क्या हो जाए अपरिवर्तित रहे, जो व्यय है वो अपरिवर्तित रहे। सीधा सीधा बात है कि यदि वस्तु के मूल्य में वृद्धि हो जाती है तो कितने परसेंट की कमी कर दी जाए। देखिए वृद्धि हो रही ना, हम मानते हैं m% की वृद्धि हो रही है, तो खपत में कितने परसेंट की कमी करनी पड़ेगी, m/100 प्लस m मल्टीप्लाई 100, इतने परसेंट की क्या करनी पड़ेगी कमी। यदि मूल्य में कमी हो रही है तो खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी खर्च ज्यों का त्यों रखने के लिए, तो उसका सूत्र होगा m/100 माइनस m मल्टीप्लाई 100। अब हमें पता कैसे चलेगा कि माइनस कब लगाना है प्लस कब लगाना है, तो उसका पहले वृद्धि हो रही है अपन को कमी करनी है, तो यहाँ पर वृद्धि हो रही है मूल्य में प्लस लगाएंगे, और मूल्य में कमी हो रही है तो माइनस लगाएंगे, सीधी सी बात है। तो यहाँ पर आपका इसका सोल्यूशन जो है मैं बता देता हूँ। सोल्यूशन कैसे निकलेगा, m की वैल्यू 25 हो जाएगी, 100 में 25 जोड़ दोगे 125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का, बस हल कर देना है, 25 × 125, 5 से इसको काट देंगे 20 आ जाएगा, 20% आपका सही आंसर हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का मान 4 तो इसकी मात्रा क्या होगी। देखिए सूत्र बता देता हूं, कभी ये सवाल आपको परेशान नहीं करेगा। सूत्र होता है 2 माध्य बराबर, नोट कर लीजिएगा, 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक होता है। ये सूत्र को रट लीजिएगा, समझ लीजिएगा। 110% यहाँ पर 2 माध्य बराबर 3 माध्य का माइनस बहुलक है, मान रख दीजिए, आपकी माध्यिका निकल आएगी यार। देखो यहाँ पर माध्य क्या दे रहा है, माध्य आपका 4 दे रहा है, ठीक है। माध्य का क्या तीन से काट देंगे तो 18 हो जाएगा, अर्थात माध्यिका की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। क्लियर है साथियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, दिख रहा है, यस या नो में कमेंट कर दीजिएगा मुझे, ठीक है, यस या नो में कमेंट कर दीजिएगा साथियों। कह रहा है कि अगर ना दिख रहा हो तो मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर लेता हूँ।
8% प्लस में आया है। यदि प्लस में माना है तो प्रतिशत वृद्धि होगी, अगर माइनस में माना है तो प्रतिशत कमी हो जाएगी। अर्थात सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 8% की प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर साथियों। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि एक वर्ग और एक वृत्त के परिमाप समान है। ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात क्या होगा, ये आपको यहाँ पर समझिएगा ध्यान से क्वेश्चन को हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर वृत्त का, समझिएगा ध्यान से, यदि हमें यहाँ पर क्या निकालना है, एक वर्ग और एक वृत्त का परिमाप कह रहा है, तो अगर हम यहाँ पर एक वर्ग लें और हम यहाँ पर क्या लें, वृत्त। ठीक है, वर्ग लिया तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a होता है ना, और वृत्त की जो परिधि होती है वो क्या होती है, 2πr भी होता है ना, 2πr। तो इसका वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है a स्क्वायर। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, a स्क्वायर, और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या हो जाएगा, पाई आर। अब बात करते हैं और वृत्त की त्रिज्या क्या है, समान हो जाएंगे। अगर हम बात करें 4a बराबर, ये दोनों क्या है, ये दोनों के बराबर। ठीक है, ये दोनों बराबर, तो 4a बराबर क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इस प्रकार से 2 से इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a बराबर क्या हो जाएगा, पाई। ये बराबर क्या हो जाएगा, पाई आर। अगर हम a की वैल्यू रखें तो क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई आर अपॉन 2। ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी यहाँ से। अब देखिए क्षेत्रफल का अनुपात निकालें। अगर क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है ना। तो देखो a की वैल्यू क्या है, पाई आर बाई 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर अपॉन 2, इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। सिंपल सी बात है, पाई आर स्क्वायर क्यों का क्यों है। तो यहाँ पर अगर हम निकालें तो पाई का स्क्वायर आर का स्क्वायर अपॉन 2 गुना कितना हो जाएगा, 4 बराबर पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, एक पाई बचेगा इधर और 4 पहुंच जाएगा साथी उधर। तो पाई अनुपात 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, पाई अनुपात 4, यानी कि सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है, दो धनात्मक संख्याओं उनके मात्रा का 3 गुना। ठीक है, दो संख्याओं का 3 गुना है तो लासा और मात्रा का गुणन कितना है, 8 से लासा और मात्रा कितना है, 8 है, तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक का क्या होता है, देखो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, उनका एलसीएम गुणा उनका एचसीएफ होता है, ये तो आप जानते हैं। अगर हम एक दोनों संख्याओं का आपस में गुणा कर देंगे तो भी इनका हो जाएगा, यानी कि लासा और मासा का गुणनफल के बराबर हो जाएगा। वो कितना दिया है, 867 दिया। सिंपल सी बात है, यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, जिसका 867 वही आपका हो जाएगा। और लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक को क्या होना चाहिए, आपका 3 गुना। ठीक है, यहाँ पर देखिए 17 दिया है, 51 दिया है। अगर हम इनके एचसीएफ की बात करें, क्या करें, एचसीएफ की यदि हम बात करें, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका 17 की 51 हो जाएगा। देखो 17 का गुणा हम 3 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 51। अर्थात पहला सही है। इस क्वेश्चन को आप ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन से ही सॉल्व इनको कर सकते हो साथियों। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न दिया गया है, कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज एबीसी का ऊर्ध्वाधर कोण ए कोण बी का 3 गुना है, कोण ए का मान क्या होगा। समद्विबाहु दिया गया है, ठीक है, समद्विबाहु ये होता है, यानी ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर होगा। ऊर्ध्वाधर कोण क्या है, ऊर्ध्वाधर कोण कोण ए कोण बी का कितना, 3 गुना। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, समझते जाइएगा। कोण जो ए है, कोण ए है, कोण बी का कितना गुना है, कोण बी का 3 गुना है भाई साहब। ठीक है, अच्छा
अभी जो कोण बी है ना किसके बराबर होगा, कोण सी और कोण बी तो दोनों बराबर होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है ये, तो है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए अगर हम लिखें कोण ए, इसको मैं थोड़ा ऊपर लिख लेता हूँ, कर लेता हूँ, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी। अच्छा, किसी भी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 अंक होता है कि नहीं होता। अब यहाँ से देख लीजिए कोण ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोण 3 भी हो जाएगी, ठीक है, कोण 3 भी हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कोण ऐसा कर दो ना, पर जो है 3 कोण बी प्लस कोण बी तो है ही है, प्लस सी का कोण भाई मान क्या हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 अंश हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो 3 और 2 5, 5 कोण बी बराबर 180 अंश, 5 से काट देंगे, 5 3 कितना हो जाएगा 15, 5 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 का 30, यानी कोण बी की वैल्यू क्या है 36। तो क्या पूछ रहा है, कोण ए का मान पूछ रहा है भाई साहब, कोण ए का मान। तो जब इसकी यार वैल्यू हमें पता चल गई कि 36 अंश है, इसका 3 गुना कोण ए है ना, हल कर दीजिए, क्षेत्र का 18 हासिल 1 3 3 का 9 1 10 कितना हो जाएगा 108 अंश का हो जाएगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन संख्याओं के समूह का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक सबसे ज्यादा सरल प्रश्न है भैया, सबसे ज्यादा सरल। ठीक है, अगर आपको बहुलक निकालना, देखिए बहुलक निकालना है तो बहुलक का मतलब होता है वह ऐसा पद जो सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया गया हो। सीधी सीधी बात है बहुलक। तो देखो दो देखें अगर हम, दो कितने बार है, 1 2 3 4, दो कितनी बार है 4, यानी दो की बारंबारता कितनी है 4। सीधी सीधी बात है, जिसकी बारंबारता या आवृत्ति जिसको फ्रिक्वेंसी हम कहते हैं, यदि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा है वही आपका बहुलक माना जाएगा। तो 9 देख रहे हैं, 1 2 3, 9 3 है, तो जो 9 है वो 3 है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यही क्या दिया गया है, सबसे ज्यादा दिया गया है 2, यानी कि बहुलक आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आंसर आपका सी हो जाएगा। क्लियर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए एक हमें ये बताना है कि कौन से वर्ष में दोनों कंपनियों के लाभ का अंतर सबसे ज्यादा है। सिंपल सी बात है। तो यार यहाँ पर अंतर निकालो ना, यहाँ इस कंपनी का 60 है, इसका 72 है, हमें तो सीधा अंतर निकालना है, ये थोड़ी देखना किस कंपनी का है किस कंपनी का नहीं। तो यहाँ अंतर निकालेंगे तो यहाँ पर अंतर कितना है 12 है, यहाँ पर अंतर कितना है दोस्तों 10 है। अंतर है किस वर्ष में है 2000 साथियों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको जूम कर लेता हूं मैं, वो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था तो इसलिए मुझे जूम आउट करना पड़ा। चलें, अगला क्वेश्चन कह रहा है 93 से महत्वपूर्ण विभाग, 93 से पूर्णतः, महत्वपूर्ण नहीं सॉरी, 93 से पूर्णतः विभाजित 5 अंकों की उच्चतम संख्या क्या हो। तो सिंपल सी बात है, इसको कैसे हम करेंगे। देखो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले आप लिखो। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 1 1 1 1, ये हो जाएगी। 9 को 5 टाइम्स लिख दीजिए, 5 अंकों की सबसे बड़ी होगी। अब क्या कह रहा है 93 से पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए, तो सीधा सीधा हम इसमें क्या करते हैं 93 का भाग दे देते हैं। सबसे पहले एक बार जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 93, शेष बचेगा 6, अंक उतारे 9 का, फिर भाग नहीं जा रहा 0, अंक उतारे इस वाले 9 का। इस वाले 9 का क्यों कहा, क्योंकि याद बनी रहे ना, है ना, ज्यादा ना चला जाए। तो 93 का हम यहाँ पर भाग देते हैं, तो लगभग कितने बार चला जाएगा 9 7 63, 7 बार लगभग चला जाए। 7 हो जाएगा 21, कैरी हो जाएगा 2, 9 7 63 तो कितना हो जाएगा 65।
घटा देंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर बचेगा 4। अब अंक उतारे किसका, इसका। ठीक है, तो अब यहाँ पर करेंगे तो 9 हो जाता है 45, 5 बार लगभग चला जाएगा। ठीक है, तो 5 3 कितना हो जाएगा 15, और 5 9 45 हो जाएगा 46। शेष हम देखेंगे कितना बच रहा है। तो शेष फल की यदि हम बात करें यहाँ पे, तो शेष फल की बात करें तो शेष फल कितना बच रहा है, ये क्या हो गया, शेष फल की अगर हम बात करें तो शेष फल जो है हमारा कितना बच रहा है, घटा देंगे, यहाँ पर बचेगा कितना 4, और यहाँ पर बचेगा कितना 2। अर्थात ये 24 ना होता, क्या होता है, ये 24 ना होता तो 93 का पूरा पूरा क्या हो जाता, भाग चला जाता। तो सिंपल सी बात है यार, 24 घटा दीजिए, किसमें, इसमें घटा दो। तो 999 को हम 5 टाइम लिखेंगे और 24 को इसमें से कर देंगे माइनस, आपका आ जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 999। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे कि किस प्रकार से लगाना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं। ध्यान से समझिएगा, ये भी फोकट का नंबर दे के जाएगा, देखना। निम्नलिखित तालिका में 2 वर्षों में सब्जियों के प्रति तिमाही औसत मूल्य दिए गए हैं, किस तिमाही में कीमत में अंतर अधिकतम था। सेम वैसे पूछ रहा है यार। ठीक है, तो यहाँ पर अंतर कितने का है, 4 का। यहाँ पर अंतर कितने का है, 0 का। यहाँ पर अंतर कितने का, 40 से कितने पहुंचा, 65 पहुंचा, तो यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा, 25 का। यहाँ पर अंतर कितना है, 30 का। अब भैया महामूर्ख को भी दिख जाएगा कि किसमें है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी तीसरी तिमाही। तीसरी तिमाही में सबसे ज्यादा अंतर है, तो तीसरी तिमाही वाला ऑप्शन कहां पर है, वही जो लगा देना है। ऑप्शन नंबर डी आपका इसका क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बहुत ही ज्यादा छोटा छोटा है, चलिए मैं इसको जूम कर लेता हूं। ठीक है, पढ़ के सुना देता हूं आपको। क्वेश्चन तो पूरा दिख रहा है ना आपको, आई होप पूरा दिख रहा होगा। अब कह रहा है कि पवन एक वस्तु क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि आपको परसेंटेज बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है कि कुछ ही सेकंडों में आप उनका आंसर निकाल दें, तो हमारे परसेंटेज की क्लास को जरूर देखिएगा एग्जाम के पहले। उम्मीद करता हूं, मुझे आशा है पूरी कि मैं आपको बहुत ही अच्छे से उसमें समझा पाऊंगा उस क्लास में, और आप जो है एक्सपर्ट बन जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस के एंड परसेंटेज के भी। तो इसमें समझिए, पवन एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो हम मानेंगे कि यहाँ पर जो सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है उसको 100 रुपए मानेंगे। ठीक है, हम क्या किया, 100 रुपए वस्तु को खरीद के लाए थे। 100 इसलिए माना क्योंकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा, थोड़ा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी यार, समझते हो। ठीक है, अब अंकित मूल्य कितना, 40% करता है, तो यहाँ पर जो अंकित मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, यानी अंकित मूल्य को हम मार्केट वैल्यू से तात्पर्य यहाँ पर रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 40%, तो 100 का 40% कितना होता है, 40 होता है। 40 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 140। कितना हो जाएगा, 140। अब इसमें भाई साहब 20% की दे रहा है छूट, तो 40 में 20% की छूट दे रहा, तो बेचेगा कितने में, तो सेलिंग प्राइस यहां से निकालेंगे। तो हमेशा उसमें मैंने ब्रह्मास्त्र ही आपको बताया है। 140 देखिए क्या है, ये 140 आपका मार्केट वैल्यू हो गया, यानी कि अंकित मूल्य हो गया। इसमें 20% की छूट देना है, तो 20% की छूट देना है तो या तो आप छूट निकाल लो या तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल लो। 20% छोड़ देंगे तो बेचेगा कितने में, 80% में, तो डायरेक्ट हम 80% निकाल लेंगे, हल कर देंगे। तो 14 अट्ठे कितना होता है, 112। ठीक है, 14 अट्ठे 112, अर्थात 112 में बेचेगा। अब यार ये बताओ, खरीद कर कितने में लाया था, 100 रुपए में, बेच कितने में रहा है, 112 में, तो भाई लाभ कितना हो जाएगा, 12% का। तो यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली संख्या का 1/3 भाग तीसरी संख्या के 1/5 भाग से 2 अधिक है तो दूसरी संख्या बताओ। सिंपल सी बात है यार, पहले विषम संख्या निकालेंगे। तो माना हमने पहली जो विषम संख्या है हमारी वो हो जाएगी, पहली विषम संख्या हो जाएगी x, तो दूसरी सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, x+2, और तीसरी क्या हो जाएगी, x+4। अब ऐसा क्यों लिखा मैंने, x+1 क्यों नहीं लिखा, x+2 क्यों नहीं लिखा? आपके मन में शंका तो थोड़ी सा हुई होगी ना, जिनको नहीं पता। तो मैं बता दूं, देखो चाहे सम संख्याएं हो चाहे विषम संख्याएं हो, सबके बीच में अंतर कितने कितने का होता है, 2-2 का अंतर होता है। विषम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है और सम संख्याओं में भी 2-2 का अंतर होता है।
तो यदि x है तो उसमें 2 जोड़ोगे तो ये संख्या प्राप्त होगी, इसमें 2 जोड़ोगी तो अगली संख्या प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार से आप समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न को फिर से पढ़ो। कह रहे यदि 3 क्रमागत विषम संख्याओं में पहली संख्या का 1/3 भाग, तो पहली संख्या हमारी ये है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x और इसका 1/3 भाग कितना होगा, x/3 हो जाएगा ना। तीसरी संख्या के 1/5, तीसरी संख्या क्या है भाई साहब, x + 4, इसका 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/5 के भाग कर देंगे ना गुणा। तो कह रहा 2 अधिक, कौन अधिक है, पहली संख्या। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। हल कर लो यार, आंसर आ जाएगा। लासा ले लेंगे हम यहाँ से, लासा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 × 15 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 5x माइनस हो जाएगा 3x माइनस में 12 इक्वल टू 15 दूना 30, बराबर के दोनों तरफ लासा लिया जाता है तो लासा हो जाता है खत्म। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए 5x में 3x चला जाएगा, 2x बचेगा, 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 42, तो उसे काट देंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी 21। तो क्या पूछ रहा है, कह रहा है दूसरी संख्या का 21 में यार 2 जोड़ दो ना, x + 2 दूसरी संख्या पूछ रहा है, x की वैल्यू 21 आ गई, तो 21 + 2 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है। अगला प्रश्न कह रहा है कि ABCD एक ऐसा समलंब चतुर्भुज है जिसे AB = CD, AD समांतर है BC के। तो चलिए पहले आप ABCD समलंब चतुर्भुज बना लेते हैं। समलंब चतुर्भुज देखिए, ये जो आप 3D 2D जरूर पढ़ के जाइएगा, 3D और 2D जो है जरूर पढ़ के जाइएगा। यहां पर समझिए, देखो यहां पर हम बना लेंगे समलंब चतुर्भुज। ठीक है, क्या बना लेंगे, समलंब चतुर्भुज बना लेंगे। इस प्रकार से ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हो जाएगा आपका A, ये हो जाएगा B, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। ठीक है, अब कह रहा है AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के। ठीक है भाई, ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। AD समांतर है BC के, तो AD जो है ये वाली जो है समांतर हो जाएगी, ये वाली क्या हो जाएगी, ये समांतर हो जाएगी। किसके समांतर हो जाएगी, इस वाली के समांतर हो जाएगी। ठीक है, समांतर है, कोई बात नहीं, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है AD 7 सेंटीमीटर, AD ये जो है भाई साहब 7 सेंटीमीटर, हम लिख देंगे 7 सेंटीमीटर। BC कह रहा है 11 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से यहां तक कह रहा है 11 सेंटीमीटर, हम ये लिख देंगे 11 सेंटीमीटर। कह रहा है यदि समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 54 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल कितना बता रहा है, 54 वर्ग सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, तो क्या रहा है, CD का मान ज्ञात करो। किसका मान ज्ञात करना है, हमें CD का मान ज्ञात करना है, अर्थात यहां से यहां तक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। अच्छा देखो, अगर हम यहां से ये चीज डाल दें, ठीक है, ये डाल दें और एक यहां से लंब डाल दें। ठीक है, इसको माने हम M पॉइंट दे देते हैं और इसको हम दे देते हैं N पॉइंट। अब बहुत ही ध्यान से समझिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हमारी एक रेखा बनी A, ये क्या है, देखो यहां पर यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू दोनों बराबर होंगी कि नहीं, अर्थात AD बराबर हो जाएगा MN के, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब हमें जो है इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू निकालना है। सॉरी यार, एक मिनट, हाँ चलो, अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, यहां से यहां तक की वैल्यू और यहां से यहां तक की वैल्यू निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं ना। देखो कैसे निकालेंगे। अब देखो, अगर हम इतनी ये चीज घटा दें, 11 यहाँ 11 सेंटीमीटर कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक है, और इतना 7 सेंटीमीटर, तो 11 सेंटीमीटर में से हम घटाएंगे 7 सेंटीमीटर, तो भाई साहब 11 में से 7 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर कहां से कहां तक है, ये है आपका BM + NC, ये दोनों क्या है, 4 सेंटीमीटर, ये दोनों बराबर हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, BM की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, क्या हो जाएगी, अब समझिए ध्यान से, यहां पर मैं बना देता हूं, यहां से एक ये रेखा थी। ठीक है, अच्छा अब समझिए, अब यहां पर AB है, हमें क्या निकालना है, ये वाली वैल्यू निकालनी, हमें क्या करनी, ये वाली वैल्यू निकालनी है। ये वाली वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फाउंड कर सकते हैं। ठीक है, देखो ये 2 है। अब यदि हम क्या करें, इसकी ऊंचाई का पता लगाएं, क्या करें, ऊंचाई का पता लगाएं, तो ऊंचाई का पता कैसे लगाएंगे, यदि समलंब चतुर्भुज है, क्या है, समलंब चतुर्भुज है, तो समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है कैसे निकालते हैं, वो बता देता हूं। इसका सूत्र, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2
आसन्न भुजाओं का योग यानी कि सॉरी समांतर भुजाओं का योग यानी कि a प्लस बी और मल्टीप्लाई ऊंचाई। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल आपका कितना दिया गया है, 54 दिया गया है। हल कर लीजिए यार, इससे 1/2 हो जाएगा, 7 और 11 कितना हो जाएगा, ए और बी का मान 11 7 18 हो जाएगा। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे 18 का, मल्टीप्लाई कर देंगे h बराबर हो जाएगा 54। हल कर दीजिए 18 यहाँ पर हो जाएगा 9 दूना 18, 9 दूना 18, 9 से काट दीजिए, 9 छक्का 54 अर्थात h बराबर कितना हो जाएगा 6, अर्थात ये 6 हो गया। अब यार इसकी वैल्यू नहीं निकल पाएगी क्या आपसे, बताओ। ये क्या दिया गया है, ये दिया गया है आपका समकोण चतुर्भुज। ठीक है, तो ये आपका 6 है यार, ये 2 है, कर्ण की लंबाई निकाल लो ना, तो 6 36 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 कितना हो जाएगा 39। क्या हो जाएगा 39, रूट निकालना है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत तो है नहीं आपको। ठीक है, अब 39 को यदि आप निकालोगे तो कितना होता है 13 3 39, 39 आ गया। अब क्या पूछ रहा है, यही तो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पे सही आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है रामू के मासिक आय का प्रतिशत विचरण 4 खंडों में निम्नलिखित है। यदि वह 55,000 रुपए प्रति माह कमाता है तो प्रत्येक माह में उसके द्वारा भुगतान की जाने वाली ईएमआई कितनी है। देखिए ईएमआई का कौन सा भाग, ईएमआई का ये भाग है, पार्ट है 46% है, तो सीधी सीधी बात है, हम 55,000 का 46% निकाल देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 46% निकाल दिया, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 46 गुणा 550 कर देंगे, हल कर देंगे, आपका सही आंसर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 छक्का 30 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 को 20, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 20 3 23 हो जाएगा। ठीक है, इतना ही तो होगा। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 11 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 0 0 3 और 3 2 5 और 2 कितना हो जाएगा 25 300, 25 300 आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ों के एक विशेष समूह का माध्य जो है 22 है, बहुलक 16 है। आंकड़ों के एक विशेष समूह की माध्यिका क्या होगी, तो यहाँ पर मैं आपको सूत्र बता चुका हूं। सूत्र होता है 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका, 2 माध्य बराबर 3 माध्यिका माइनस बहुलक। ठीक है, ये सूत्र लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है। तो यहाँ पर माध्य दिया गया है आपका 22, तो 2 गुणा आपका हो जाएगा 22। ठीक है, माध्यिका आपको निकालनी है तो 3 गुणा m यहाँ पर लिख देते हैं, माइनस बहुलक आपका दिया है 16, हल कर लीजिए। 22 गुना हो जाएगा 44, माइनस है इधर हो जाएगा प्लस का, बराबर हो जाएगा 3 गुणे m। इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 16 और 44 60 बराबर 3m है, इससे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 20। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार 5 रुपए में 20 कलम बेचता है और 25% का लाभ अर्जित करता है, जबकि 6 रुपए में 25 पेंसिल बेचने पर 20% का लाभ अर्जित करता है। एक पेंसिल और एक कलम के बीच का क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। अगर ये सवाल मैं अच्छे से आपको समझा सकूं तो लाइक जरूर कर देना, यदि ये सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर चैनल करके जाइएगा। क्लियर है ना, तो समझिए यहाँ पर देखिए इस सवाल को कैसे लगाना है। यदि आपको इन सवालों का पता नहीं कैसे लगाना है तो सर्च करके आप जो है प्रॉफिट एंड लॉस का मेरा वीडियो पड़ा हुआ है, क्लास पड़ी हुई है, बहुत ही अच्छे से समझाया मैंने, समझ लीजिएगा। ठीक है, तो 5 रुपए में 20 कलम बेचता है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे ऊपर रुपए और नीचे लिखेंगे वस्तु, समझिएगा। ठीक है, और जितने का लाभ, अगर लाभ होता है तो प्लस का m लगाएंगे, हानि होता है तो माइनस का m लगाएंगे, और क्रय मूल्य निकालना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 100 का, तो यहाँ पर सीपी आपका कॉस्ट प्राइस निकल आएगा। पहली बात ये मैं समझा दे रहा हूं। तो यहाँ पर देखो 5 रुपए, समझिएगा ध्यान से, 5 रुपए में क्या कह रहा है 20 कलम बेचता है, उससे उसको 25% का लाभ होता है। लाभ होता है तो हम क्या करेंगे, लाभ होता है तो 100 में हम जोड़ेंगे, क्या करेंगे 100 प्लस है यहाँ पर बता रहा था, तो 100 में लाभ ले रहा है 25% का, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 125, तो गुणा कर देंगे 125 का, क्रय मूल्य निकालना हमने, गुणा कर देंगे ऊपर 100 का, हल कर देंगे तो 25 पंचे 125, 25 चौको होता है 100। ठीक है, अब यहाँ पर 5 से 5 कट गया, 4 एकम 4, 4 पंचे 20, अर्थात ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 5, अर्थात 1 रुपए में
5 कलम क्या करके लाया था, वो खरीद के लाया। 1 रुपए में क्या लाया था, 5 कलमें खरीद कर लाया था, तो इसलिए उसको क्या हो रहा है, अब 5 रुपए में 20 कलम बेच रहा है तो 25% का लाभ हो रहा है उसको। अब बात करते हैं हम यहाँ पर पेंसिल की। पेंसिल की बात करें यदि, तो वो 6 रुपए में 25 पेंसिल बेच रहा है, तो 6/25 जो का त्यों रख दिया। 20% का लाभ अर्जित कर रहा है, तो गुणा करेंगे 100 में 100, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120 हो जाएगा। क्रय मूल्य निकालना है तो हम किसका गुणा करेंगे, 100 का, हल कर देंगे। ठीक है, 20 किसने गुणा करेंगे, 20 छक्का होता है 120, 20 पंचे होता है 100, 6 से ये 6 कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 25 हो जाएगा। ऊपर बचा 1, नीचे बचा 5, अर्थात ये हो गया पेंसिल का मूल्य। ठीक है, तो पेंसिल का मूल्य 1 रुपए में 5 पेंसिल, कलम का भी मूल्य है 1 रुपए में 5 पेंसिल। कह रहा कि अंतर बताओ, तो अंतर कितना हो जाएगा, 0 रुपया भाई साहब, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने से, पूरा क्वेश्चन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, 1 मिनट, चलो अब देखिएगा। ठीक है, यहां पर कह रहा है कि एक वस्तु को 1360 रुपए में बेचने पर एक विक्रेता को 15% की हानि होती है। 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। समझिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे, बिल्कुल चुटकियों में सवाल ये जो है आंसर हल हो जाता है इसका। देखो 1360 रुपए में बेचा, ठीक है, ये क्या है, एसपी यानी कि विक्रय मूल्य। 1360 में क्या हुआ, बेचा, तो उसको 15% की हानि हो गई। तो भाई साहब अगर विक्रय मूल्य हम परसेंट के हिसाब से निकालें तो कितना हो जाएगा, 100% की खरीद के लाया, 15% का घाटा लग गया, तो कितने परसेंट में बेचा, 85% में। अर्थात ये 85% किसके बराबर है, 1350 के। तो जो दिया है उसमें भाग, 1360 में किसका भाग दोगे, 85% का 85 से भाग दे दीजिए। जो पूछा उसका गुणा। कह रहा है कि वो कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो जाए, बताओ कितने में बेचें कि 10% का लाभ हो जाए। 100% के खरीद के लाए थे, 10% का लाभ चाहिए, 110% में बेचना चाहिए, तो 110 का हम गुणा कर देंगे, हल कर देंगे। ये है ब्रह्मास्त्र। ये क्या है दोस्तों, ब्रह्मास्त्र है, मैंने आपको अपने वीडियो में बताया। जो दिया है उसमें भाग, जो पूछा है उसका गुणा, हल कर देंगे। तो यहाँ पर आपका कट जाएगा 17 से, 17 पना हो जाएगा 85, 17 अट्ठे 136 हो जाएगा। ठीक है, 17 अट्ठे 136। अब 5 है तो 5 से इसको यार काट दीजिए आप। ठीक है, 80 है ना यार, 80 है, 80 को और काट दीजिए। 16 पंचे 80 होता है, 16 का गुणा 11 में कर दीजिए, 16 गुणे 110 आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो 11 का गुणा आप जानते हो कैसे करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 6, 6 1 7 और 1 1760 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1760 रुपए आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि 400 चक्कर में एक बस के पहिए द्वारा तय की गई दूरी क्या है, यदि पहिए की त्रिज्या कितनी है, 63 सेंटीमीटर है। ठीक है, पहिए की त्रिज्या कितनी दी गई, 63 सेंटीमीटर। तो 400 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, मीटर में बताना है आपको। सिंपल सी बात है, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, वृत्त की परिधि निकालेंगे। क्या निकालेंगे, परिधि निकालेंगे। मान लीजिए कि ये पहिया है, ये एक चक्कर जब यहाँ से शुरू करता है तो वहां तक खत्म करने में कितनी दूरी तय कर लेता है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा उसकी परिधि। ठीक है, तो परिधि बराबर क्या होता है, परिधि बराबर होता है 2πr। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई 63 है तो 63 कर देंगे। 9 7 होता है 63, 9 दूना कितना हो जाएगा 18, 18 दूना 36, 36 का मल्टीप्लाई 11 में कर देंगे तो हो जाएगा आपका 6, 6 3 9 और 3 हो जाएगा 396। कितना हो जाएगा 396। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए कैसा किया मैंने। यहाँ 9 था, मैंने 9 का पहले मल्टीप्लाई किया किसमें, 9 का मल्टीप्लाई किया 2 में। 9 दूना कितना हो जाएगा 18। कैलकुलेशन सरल बनानी है भाई, 9 दूना 18 हो जाएगा। अब 18 यहाँ पर 22 से गुणा करना है तो हम 11 गुणे 2 से भी तो कर सकते हैं। 9 दूना 18 दूना मैंने 2 का गुणा कर दिया 36, 36 का मल्टीप्लाई कर दिया 11 में। सीधी सी बात है यार, आंसर आ जाएगा आपका 300 कितना हो गया 96, यानी कि 396 सेंटीमीटर। ये काय में सेंटीमीटर, हमें काय में निकालना मीटर में। चलिए 396 हो गया मीटर में। अब इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 100 का भाग देना पड़ेगा। अब हमें 400 चक्कर लगाने हैं तो 400 का गुणा कर दीजिए, हल कर दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 4 का मत किया, 4 6 24 की 4 हासिल 2 हो जाएगी।
4 नाम 36, 36 तो 38 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएगी, 4 3 12, 3 15 हो जाएगा, अर्थात 1584 मीटर आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या है जिसे क्रमशः 384, 513, 769, 1020 को विभाजित करने पर 3, 5, 7 और 4 शेष बचे, तो हम सीधा क्या कर देंगे, हम जो है पहले ये देखेंगे कि जो संख्याएं दी गई हैं आंसर उनसे छोटा है कि बड़ा। यदि आप कंफ्यूज हो जाएं कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना, तो देखो संख्याएं बड़ी हैं और आंसर छोटे हैं तो एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में इनका जो शेष बच रहा है वो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो देखो 384 में क्या घटाना है, 3 घटाना है, 313 में क्या घटाना है, 5 घटाना है, 369 में 7 घटाना है और यहाँ पर 4 घटाना है, और सबके अलग अलग क्या निकाल लेने हैं, आंसर निकाल लेने हैं। 384 में 3 घटाओगे तो कितना बचेगा, 381 बचेगा। यहाँ पर 5 घटाओगे तो कितना बचेगा, 508 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3762 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 1016। सिंपल सी बात है यार, ऐसी आप निकाल लीजिए ना। 381 भाग विधि सबसे सरल होती है, 381 उससे बड़ी संख्या 508, भाग दे दीजिए, कितने बार जाएगा, लगभग एक बार जाएगा, एक बार जाएगा तो 381 यहाँ हो जाएगा, यहाँ बचेगा 7 आपका, और यहाँ हो जाएगा 8 2 10, क्या तो हो जाएगा 8 2 10, और यहाँ हो जाएगा आपका 1 3 1 4 है और 1 5। 127 का भाग हम किस में देंगे, 381 में, 381 में भाग दे दीजिए, 12 तिहाई 36, 7 12 कितना हो जाएगा, कितनी बार चला जाएगा भाई, 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36, 3 बार चला जाएगा, 7 तिहाई 21, 12 दूनी 36, 12 तिहाई 36, 36 2 38 हो जाएगा, यानी 127 का चला जाएगा। अब 127 का भाग इसमें भी जाएगा, 127 का भाग इसमें भी जाएगा, अर्थात सही आंसर आपका 127 है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी आपका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 3x² -8 के x -16 के मूलों में से एक 4 है तो 4 का मान ज्ञात की, वो k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, मूल का मान अर्थात x की वैल्यू यार दे दी उसने, x की वैल्यू जो है वो कितनी दे दी है, 4 दे दी है, तो k की वैल्यू निकल आएगी, यहाँ पर रख देते हैं 3 गुणा 4 का स्क्वायर -8 गुणा k गुणा 4 बराबर -16। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 थी, कितना हो जाएगा 48, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 चौको 32 k, और बराबर में क्या है -16। अब इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ, -16 इधर आएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 6 14 की 4, इसको हम ऐड कर रहे हैं, 8 6 14 की 4, यहाँ से 1 5 और 1 6, कितना हो जाएगा 64, बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 32 के। अब 32 से 64 कटेगा तो कितना आएगा 2, अर्थात के की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 यहाँ पर सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। क्लियर है ना। अब यहाँ पर देखिए ये भी फ्री का नंबर देने वाले आ गए हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित रेखा आरेख पिछले 10 वर्षों में किसी विशेष पाठ्यक्रम को चुनने के लिए छात्र और छात्राओं की संख्या को दर्शाता है। आरेख का अध्ययन कीजिए और अनुसार प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है, कि वर्ष 4 और वर्ष 7 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या का अनुपात क्या। वर्ष 4 में देखो कितने हैं, यहाँ पर ये है 5 और यहाँ पर है 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20, अर्थात 2004 वर्ष 4 में 20 है अनुपाती। अब 7 में देख लेते, 7 में कितना है, यहाँ पर है 15 और यहाँ पर है 30, कितना है 45। ठीक है, तो 5 से काट दो यार, 5 चुको 20 और 5 9 45, 4 अनुपाती 9 आपका सही आंसर हो जाएगा। 4 अनुपाती 9 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो भिन्नों का गुणनफल 7/13 और उनका भागफल 27/7 है, न्यू क्या होगी। समझ लीजिए इस सवाल को कैसे लगाएंगे। दो भिन्नों का गुणनफल, मान लीजिए एक भिन्न x है तो दूसरी भिन्न y हो जाएगी, तो x y बराबर कितना है 7/3 है। भागफल निकालना है तो x/y बराबर 27 कितना है 7 है। हम हल कर देंगे,
यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे, y को हमने भाग दिया है तो y छोटी मानी जाएगी, तो यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7/3y, y को इधर ट्रांसफर किया तो इधर चला जाएगा। क्लियर है साथियों। अब x की वैल्यू यहाँ रख दो यार, तो x की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर इस समीकरण में रखते हैं x की वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी 7/3y मल्टीप्लाई y बराबर में 27/7। ठीक है, भागफल में हमने जो कहते रख दिया, मल्टीप्लाई करके हल कर देंगे तो सतम सतम हो जाएगा 49। ठीक है, और इसका मल्टीप्लाई इधर करके नीचे रख देंगे, चाहे सीधा सीधा कर दो यहाँ पर, तो 27 तिया कितना हो जाएगा 81, 27 तिया 81 वाई स्क्वायर हो जाएगा, इसको 81 को इधर भेजोगे। ठीक है, अब दोनों तरफ ले लोगे वर्गमूल, दोनों तरफ वर्गमूल ले लोगे तो y बराबर आपका हो जाएगा 7/9, तो 7/9 आपकी न्यूनतम भिन्न हो जाएगी 7/9। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां से आ गया जीके जीके के प्रश्न, जीके जीएस के प्रश्न आ गए, जीके जीएस के प्रश्न हैं आपके। ठीक है, जीके जीएस के प्रश्न हैं, तो सामान्य ज्ञान के प्रश्न आ गए यहाँ पे। चलिए अगला कह रहा है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। यहाँ पर आपको सही पूरे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं देख लेता हूँ यहाँ से। चलिए, हाँ दिख रहा है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ठीक है, तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति कौन होता है, आप सभी जानते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति होता है। क्या होता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है, ये सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कुचिपुड़ी डैश की शास्त्रीय नृत्य शैली, कहां का शास्त्रीय नृत्य शैली है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो कुचिपुड़ी जो होता है दोस्तों क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के शास्त्रीय नृत्य क्या हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से जल्दी से बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका मनुष्य का रक्त लाल निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन, या प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन, या आरबीसी में हेमोसाइनिन की उपस्थिति, या हेमोसाइडरिन प्लाज्मा। जल्दी से कमेंट करके बताइए। देखो लाल की बात कर रहा है, लाल रक्त, तो देखिए यहां पर सही आंसर जो है दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, लाल रक्त जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्या है, आयरन युक्त वर्णक है। क्या है, आयरन युक्त होता है हीमोग्लोबिन। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो होनी चाहिए दोस्तों ऑप्शन, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। कितनी वर्ष की आयु होनी चाहिए, 30 वर्ष की। ठीक है, 25 वर्ष की आयु किसके किसके लिए होनी चाहिए, ये आप नोट कर लीजिएगा। लोकसभा के सदस्य हो जाएंगे आपके, लोकसभा के सदस्य यानी कि संसद का निचला सदन और विधानसभा का निचला सदन। ठीक है, तो यहाँ पर विधानसभा के सदस्य हो जाएंगे, सभी में सदस्य जोड़ लेना। और इसके बाद मुख्यमंत्री हो जाएगा, मुख्यमंत्री उसी से चुन के आता है विधानसभा से। इसी प्रकार से प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये सब 25 वर्ष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए। 30 वर्ष की न्यूनतम आयु अपर जो है लोकसभा का सदन है उसका, या विधानसभा का अपर सदन है। इसी प्रकार से 30 वर्ष की आयु राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए कितनी आयु चाहिए, 30 वर्ष। 35 वर्ष किसके किसके लिए उपयोगी है, ये समझ लीजिएगा। 35 वर्ष जो है उपयोगी होगा आपका भारत के राष्ट्रपति, भारत के, या सीधा सीधा राष्ट्रपति लिख देता हूं। इसके लिए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। ठीक है साथियों, ये हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो वो दोस्तों करेगा आपका ऑप्शन नंबर ए विद्युत मोटर। कौन करेगा, विद्युत मोटर आपका करेगा। ठीक है, कौन करेगा, विद्युत मोटर आपका करेगा। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था, तो देखिए अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद जो है क्या अपनाया था, बौद्ध धर्म अपनाया था। ठीक है, कब अपनाया था, कलिंग युद्ध के बाद। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, कलिंग युद्ध के बाद क्या अपनाया था उसने, बौद्ध धर्म को अपनाया है। ठीक है, अशोक के जो लुम्बिनी की यात्रा है, ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा, लुम्बिनी की यात्रा किस अभिलेख में उल्लेख किया गया है, रुम्मनदेई अभिलेख, रुम्मनदेई अभिलेख। ठीक है, लुम्बिनी की यात्रा रुम्मनदेई अभिलेख से है, जिसमें लुम्बिनी को करमुक्त उसने कर दिया था। ठीक है, स्तंभ शिलालेख से। कंधार शिलालेख से शिकारी और मछुआरों के साथ उनकी सफलता मिलती है, कंधार लेख से। ठीक है, एक कंधार लेख भी मिला है। ठीक है, और इसके बाद में ये कुछ है, इनको पढ़ लीजिएगा। यहां से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किया गया है। मौलिक कर्तव्यों को सूचीबद्ध किसमें किया गया है, ये आपको बनना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए। देखिए मौलिक कर्तव्य जो है अनुच्छेद 51A में है। ठीक है, कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11। कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य आपको दिए गए हैं। अनुच्छेद अगर बात करें 52 में, तो भारत के राष्ट्रपति के पद के बारे में बताया गया है, भारत का राष्ट्रपति, ये अनुच्छेद काय में बताया गया है, 52 में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 53 की, तो अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यकारी शक्ति है, संघ की कार्यकारी शक्ति है। अगर बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का चुनाव है। क्या है, राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में बताया गया है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अगर बात करें, देखो अगर 55 में है राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली, किस प्रकार से चुनाव प्रचार प्रणाली होगी, और अनुच्छेद 56 में आपका जो दिया गया है राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के दौरान भारतीय सिपाहियों द्वारा किसे हिंदुस्तान का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो जल्दी से आप आंसर बता दीजिए। इस क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बहादुर शाह जफर, क्या हो जाएगा, बहादुर शाह जफर आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रवासन। ठीक है, प्रवासन आपका क्या है, जनसंख्या परिवर्तन का निर्धारक है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जब स्थानांतरण करते हैं तो उसको प्रवासन कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, मशरूम निम्न में से क्या है। मशरूम निम्न में से क्या है, कवक है, पशु है, स्लाइम मोड है, या पौधा है। चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कवक। क्या है, कवक का एक हिस्सा है मशरूम जो होता है। तो मशरूम क्या है, कवक है, और इसको वैज्ञानिक नाम क्या दिया गया है, एगरिक दिया गया है। क्या दिया गया है, एगरिकस। एगरिकस यानी अंडे से समझ जाइएगा, एग को खाते हैं, मशरूम को भी खाते हैं, तो एगरिकस आपको नाम याद आ जाएगा अगर पूछे कि वैज्ञानिक नाम इसका क्या है। ठीक है, और कवकों का अध्ययन यदि हम पूछें, कवकों का अध्ययन, कवकों का यदि हम अध्ययन पूछें, ठीक है, ये
एग्रिकस क्या है? वैज्ञानिक नाम है किसका? मशरूम का। ठीक है, वैज्ञानिक नाम। तो कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ठीक है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो समझ लीजिए वो कहलाता है माइकोलॉजी। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। माइकोलॉजी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय आय से क्या तात्पर्य है? राष्ट्रीय आय क्या होती है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हैं। तो राष्ट्रीय आय जो होती है वो होता है आय कारक का कुल योग। क्या होता है? आय कारक का कुल योग होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन विद्युत ऋणात्मक तत्व है? विद्युत ऋणात्मक तत्व, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। तो विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्लोरीन। ठीक है, इसमें जो है लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन बचता है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? खरीफ की फसलें, रबी की फसलें, जायद की फसलें, या तो ऑप्शन दिया है तो यार सभी उगाई जाती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, सभी फसलें उगाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? कौन सा अम्ल विटामिन भी है? तो अब आप सभी जानते होंगे कि विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और इसके जो है खट्टे पदार्थ स्रोत होते हैं, जैसे आंवला हो गया, है ना, नींबू हो गया, संतरा हो गया, टमाटर, आलू, पपीता, हरा और लाल मिर्च में भी क्या पाए जाते हैं? ये शामिल होता है कुछ ना कुछ। कीवी फ्रूट में होता है, स्ट्रॉबेरी में होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। विटामिन सी का नाम है, क्या है? विटामिन सी का नाम है, विटामिन सी का नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, याद रखिएगा। अगला है, कह रहा गांधी जी ने दांडी सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? दांडी सत्याग्रह क्यों शुरू किया था? चलिए, तो देखिए जब जो है अंग्रेजों ने नमक बनाने में कर लगा दिया था, तो उसके खिलाफ जो है दांडी मार्च शुरू किया था। ठीक है, साबरमती आश्रम से उन्होंने दांडी तक यात्रा शुरू की थी। और कब यात्रा शुरू की थी? 24 मार्च, ठीक है, सॉरी 12 मार्च को, 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की थी, जो कितने दिन चली थी? 24 दिन चली थी। ठीक है, 24 दिन यह यात्रा चली थी और दांडी में पहुंचकर नमक बनाकर इस कानून को तोड़ दिया था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नमक कानून तोड़ने के लिए ये दांडी यात्रा किया था 12 मार्च 1930 को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है रहा है कि हमारी आंख में प्रवेश करने वाली अधिकतर प्रकाश किरणों के अपवर्तन के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी होता है? तो ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन जो आंखों में होता है वो किसके कारण होता है? कार्निया में होता है। किसमें होता है? कार्निया के कारण होता है। सही आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में सबसे तेज 22,000 रन पूरे किए हैं? तो 22,000 अभी हाल ही में रन पूरे किए हैं विराट कोहली ने। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र किस राज्य में खोला जाएगा? चलिए समय दे देता हूं आपको भी कमेंट करने का, मैं जल्दी जल्दी बोलता हूं, कुछ शिकायत रहती है बच्चों की, सर आप जल्दी जल्दी बोल जाते हैं, समय नहीं देते कमेंट करने का। चलिए, तो देखिए भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो खोला जाएगा वो कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड में खोला जाएगा भाई साहब। कहाँ खोला जाएगा? उत्तराखंड में खोला जाएगा, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, उत्तराखंड में खोला जाएगा पहला हिम तेंदुआ केंद्र। अगर बात करें यहाँ पर हाँ चलो आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि कोबोल जो है, कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? कोबोल का पूर्ण रूप क्या होता है? तो देखिए कोबोल का पूर्ण रूप होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। क्या होता है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मुझे आप कमेंट में BIOS इसका जो है
BIOS, इसका आप जो है फुल फॉर्म बताइएगा जरूर। IBM का बता दीजिएगा, IBM का JPEG का बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताइएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है? गंगा, घाघरा, चिनाब या यमुना? जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं आप। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका चिनाब। क्या हो जाएगा? चिनाब हो जाएगा। सिंधु नदी की सहायक नदियां क्या हैं? चिनाब है, ठीक है। और जो भारत से पाकिस्तान की ओर ये बहती है, और भारत से पाकिस्तान की ओर कौन कौन सी नदियां बहती हैं? झेलम भी बहती है, चिनाब बहती है, रावी बहती है, व्यास बहती है, सतलुज बहती है, ठीक है। ये नदियां हैं भारत से पाकिस्तान की ओर बहती हैं। क्लियर है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कह रहा किसी निकाय पर किया गया कार्य क्या है? केवल एक सदिश राशि है, केवल एक अदिश राशि है, सदिश और अदिश दोनों है, या ना तो सदिश है और ना ही अदिश है? तो देखिए, किसी निकाय पर किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया है ये हमको नहीं बताया गया, सिर्फ ये बताया गया है कि वो क्या है, कार्य किया गया है, ये बताया गया है। किस दिशा में कार्य किया गया ये नहीं बताया गया। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक अदिश राशि है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज, मैं दिखा देता हूं यहाँ पे क्वेश्चन आपको जूम करके। कह रहा ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से 2021 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया शब्द कौन सा है? ठीक है, तो 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर जो नामित किया गया था वो वैक्स को किया गया था, वैक्सीन से संबंधित था। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा। क्लियर है साथियों? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं? देखो, लाइनिक्स तो है ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडो भी है, डॉस भी है, क्या नहीं है? ओरेकल नहीं है। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर यहां पर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, ओरेकल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत के अधिकांश भाग में डैश से वर्षा होती है, यानी कि किस कब से कब तक वर्षा होती है? तो सही आंसर हो जाएगा यहां पर। चलो पहले के माध्यम से आंसर आप भी बताते जाएं सभी लोग। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जून से सितंबर तक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग फेफड़े का रोग है? एलर्जी, तपेदिक, धनुष स्तंभ या कैंसर? अच्छा, आदि तो ये इन लोगों के नाम ही भूल जाते हैं, ठीक है। इनको हिंदी में जैसे ही नाम आया तो जो है पता नहीं चलता हूँ। देखो, इसको तो एलर्जी ही कहेंगे अंग्रेजी में भी, ठीक है। तपेदिक को अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस। तो आप जो है अगर इसको अंग्रेजी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जान लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। धनुष स्तंभ को क्या कहते हैं? धनुष स्तंभ को कहते हैं टेटनस। क्या कहते हैं? टेटनस। कैंसर को कैंसर ही कहते हैं। तो हम बताओ फेफड़े का कौन सा है? फेफड़े का रोग अब आप जो आसानी से बता दोगे कि भाई साहब तपेदिक यानी कि टीबी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर भारतीय ग्रामीण विकास आ गया। इसके 25 क्वेश्चन करेंगे, 100 क्वेश्चन अपने पूरे हो जाएंगे। क्लियर है साथियों? 100 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। 75 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर बीत चुका है कितना समय? 1.5 घंटे बीत चुका है। चलो, और देखिए समझाने में ज्यादा समय लग जाता है, नहीं तो जल्दी से आंसर आपका हो जाता। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है? तो वो दोस्तों है कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। अब मैं जो है आंसर बताता चलूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, इंदिरा आवास योजना के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? यानी कि इंदिरा आवास योजना के लिए, तो इंदिरा आवास योजना के लिए कौन सा जो है आपका होगा? ग्रामीण विकास मंत्रालय। कौन सा होगा दोस्तों? ग्रामीण विकास मंत्रालय सही आंसर हो जाएगा आपका।
आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? हर किसी को पता है, एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन होगा यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? इस क्वेश्चन का कमेंट के माध्यम से जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। आगे बढ़ते हैं, मनरेगा के तहत जॉब कार्ड की वैधता कितनी होती है, यानी कि कितने वर्ष के लिए जॉब कार्ड बनाया जाता है? तो जॉब कार्ड बनाया जाता है 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण आबादी है? सबसे अधिक ग्रामीण आबादी, तो चलिए सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है, ठीक है, सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। लगभग कितना? 68.84%। कितना है? 68.84% इसका सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार प्रस्तुत किया गया था? तो पहली बार जो है कहां पर प्रस्तुत किया था? आप सभी को पता होगा, एक राजस्थान के नागौर जिले में। कहां पर? राजस्थान के नागौर जिले में आपका सही आंसर हो जाएगा। तो इस सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। क्लियर है? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि कैबिनेट ने कितने चरणों में सरकारी कार्यक्रमों के तहत फोर्टिफाइड चावल वितरित करने की योजना को मंजूरी दी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस क्वेश्चन को आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका 3 चरण। कितना हो जाएगा? 3 चरणों में आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 3 चरणों में। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 3 चरणों में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, भारतीय वन सर्वेक्षण 2021 के अनुसार प्रदेश में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में कुल बोए गए क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यहां पर सही आंसर होगा 68.45%। सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही उत्तर, ऑप्शन बी होगा 68.45। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किस राज्य में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिकतम है? जल्दी से कमेंट के माध्यम से आंसर बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम पंचायत का काम नहीं है? ग्राम पंचायत का काम नहीं है। स्थानीय बाजारों की स्थापना और रख रखाव, परिवहन सुविधाएं, संक्रामक रोगों की रोकथाम या गांव की गलियों की रोशनी। तो देखिए, स्थानीय बाजारों का रख रखाव, संक्रामक रोगों की रोकथाम, गांव की गलियों की रोशनी, ये सभी हैं, लेकिन परिवहन सुविधाएं जो है उनका कार्य नहीं है ग्राम पंचायत का। इसलिए सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं जरूर पढ़ लिया करो, कुछ लोग नहीं पढ़ेंगे, पहला ही पढ़ेंगे, पहले में लगा के चले जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना शुरू की है? बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग विकास योजना, तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश सही है। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस सिंचाई अभ्यास से अधिकतम जल संरक्षण होता है? इसको कहते हैं बूंद सिंचाई। क्या कहते हैं? बूंद सिंचाई। अंग्रेजी में कहेंगे ड्रिप सिंचाई, ठीक है, तो ड्रिप वाटरिंग आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिला परिषद को कौन भंग कर सकता है? जिला पंचायत अध्यक्ष, राज्य सरकार, केंद्रीय सरकार या पंचायत समिति के अध्यक्ष। तो देखिए, जिला परिषद को भंग कर सकता है कौन? केवल और केवल राज्य सरकार भंग कर सकता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल की खेती होती है? तो भारत में सबसे ज्यादा होती है चावल की खेती दोस्तों। क्या होती है? चावल की खेती सबसे ज्यादा होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ना? ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर होगा। हो चलिए, तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि भारत सरकार ने किस योजना के तहत मई 2022 में गेहूं के स्थान पर अतिरिक्त 55 लाख टन चावल आवंटित किया है? तो देखिए,
जब भी खाद्यान्न वितरित किया जाता है, क्या किया जाता है, खाद्यान्न वितरित किया जाता है, तो किस योजना के तहत वितरित किया जाता है, वो किया जाता है आपका गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है। रामायण सर्किट योजना का हिस्सा नहीं है, ये आपको बताना था। तो रामायण सर्किट योजना का हिस्सा आपका वाराणसी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, वाराणसी नहीं होगा। तो सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डी, सॉरी ऑप्शन डी वाराणसी हो जाएगा। ये वाराणसी नहीं है, बाकी आपका सही है। ठीक है, तो कौन कौन से सर्किट हैं अयोध्या सर्किट में, कौन कौन से शहर जुड़े हैं वो मैं आपको बता देता हूं। एक तो आपका अयोध्या हो गया, दूसरा आपका नंदीग्राम हो गया, तीसरा आपका चित्रकूट हो गया, और चौथा हो गया क्या है, श्रृंगवेरपुर। क्या है, श्रृंगवेरपुर, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, ये रामायण सर्किट से जुड़ेंगे। अगला कह रहा है काट एवं दाह कृषि डैश का एक प्रकार, मतलब किस प्रकार की खेती का एक प्रकार है। तो देखिए, काटो, दोहन करो, जब उसकी उर्वरता खत्म हो जाए तो वहां से भाग जाओ, तो सीधा सीधा तात्पर्य है स्थानांतरण कृषि। क्या है, स्थानांतरण कृषि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मैदानी क्षेत्रों में सरल साधनों और अधिक श्रम का। ये क्वेश्चन थोड़ा आपको जो है ब्लर दिख रहा होगा, छोटा छोटा दिख रहा होगा, मैं पढ़ा देता हूं आपको जूम करके। ठीक है, कह रहा निम्न में से मैदानी क्षेत्रों में सरल साधनों और अधिक श्रम का उपयोग करके भूमि के छोटे भूखंडों की खेती करने वाले किसानों को निम्न में से किस प्रकार की खेती में वर्गीकृत किया जाता है। देखो, पहली बात तो ये कि जोत छोटे हैं। ठीक है, पहली बात क्या है, जोत छोटे हैं। सरल साधन क्या है, सरल है। ठीक है, परिश्रम क्या है, अधिक है। परिश्रम क्या है, अधिक है। तो ऐसी खेती को क्या कहा जाता है, आदिम निर्वाह, सॉरी ये नहीं कहा जाता, गहन खेती कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गहन निर्वाह खेती। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिर्फ 6 क्वेश्चन बचे हैं, 5 क्वेश्चन। ग्रामीण विकास मंत्रालय में निम्नलिखित विभागों में कौन सा शामिल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय में निम्नलिखित विभागों में से कौन सा शामिल है। चलिए कमेंट के माध्यम से बताएं दोस्तों जल्दी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्रामीण विकास विभाग और भू संसाधन विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत 2 विभाग है। पहला आपका हो जाएगा ग्रामीण विकास विभाग और दूसरा हो जाएगा भूमि संसाधन विभाग। 2 विभाग आपके हो जाएंगे। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए था। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। किस क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। तो अधिकतम वर्षा दोस्तों होगी तराई के क्षेत्र में। क्या, कौन से क्षेत्र में, तराई के क्षेत्र में आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो हिस्सा है, मान लीजिए ये देखिए उत्तर प्रदेश है। ठीक है, मैं थोड़ा सा नक्शा बनाने का प्रयास करता हूँ। ये उत्तर प्रदेश है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये हिस्सा क्या कहलाता है, तराई का क्षेत्र। ठीक है, मैं इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ। ये हिस्सा होता है तराई का क्षेत्र। और जो इसका बीच का जो क्षेत्र है, ठीक है, ये जो बीच का क्षेत्र है आपका, ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये बीच का जो क्षेत्र हिस्सा है ये मैदानी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, मैदानी क्षेत्र कहलाता है। और जो इसके नीचे का इसके बाद जो बचता है ये पठारी और पहाड़ी क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र। तो सीधी सिंपल सी बात है, ये जो तराई का क्षेत्र है यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन पंचायत के लिए धन का स्रोत नहीं है। धन का स्रोत नहीं है ये पूछ रहा है। तो धन का स्रोत सरकार से टैक्स असाइनमेंट और टैक्स शेयरिंग, ये हाँ इससे बिल्कुल मिलती है। सरकार से अनुदान भी मिलता है, स्वयं का कर और गैर राजस्व भी होता है। लेकिन राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण जो है ये उसका स्रोत नहीं होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत किस मंत्रालय ने दान ए पेंशन अभियान शुरू किया है। जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं। तो दान ए पेंशन श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शुरू किया है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है। भूमि सुधार के उद्देश्यों में कौन सा शामिल है।
जल्दी से कमेंट करके बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, आर्थिक असमानता को दूर करना, भूमि स्वामित्व का अनुदान करना, काश्तकार की सुरक्षा करना, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 बी के तहत गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वशासन की संस्था कौन सी है? तो 243 बी में पंचायतों का गठन किया गया है, तो पंचायत सीधा सीधा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ये पहला फिर से क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके थे, किस प्रकार से आपने इनको आकलन किया है, ये इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, आप जो है लगभग जो है 40% ऐसे हमारे चैनल में विद्यार्थी हैं जो पढ़ लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, क्या नहीं करते हैं? सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, सपोर्ट करिएगा चैनल को भी और हमारी मेहनत को भी। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।